23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। एक अंधेरी काल कोठरी में सन्नाटा पसरा है और उस सन्नाटे की गूंज पूरे भारत में फैली है। उस जेल सेल के बाहर एक दमनकारी साम्राज्य का जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और भीतर एक 23 वर्ष का युवा क्रांतिकारी निर्भय निश्चल होकर प्रतीक्षा कर रहा है। उसने वो सब लिख दिया है जिससे सरकारें कांप उठती हैं। उसने वो सब कर दिया है जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। और कुछ क्षणों में वो कुछ ऐसा करने वाला है जो इतिहास में कुछ विरले लोग ही कर पाए। हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाना। वो जानता है कि उसकी मृत्यु उसे अमर बना देगी। भारत देश के लिए वो अदम्य साहस और निस्वार्थ बलिदान का परिचायक बना और आने वाली पीढ़ियों के मन मस्तिष्क में निर्भय क्रांति का एक अमर प्रतीक। लेकिन इतिहास की विडंबना ही यही है कि ऐसे वीर बलिदानी भी विचारधाराओं के शिकार बन जाते हैं। ये विचारधाराएं अपनी सुविधा अनुसार उनका स्मरण करती हैं, उन्हें उद्धृत करती हैं और उनके नाम का आवाहन करती हैं और कई बार तो उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। भगत सिंह जैसे अमर क्रांतिकारियों की विरासत पर लड़ाई उनकी फांसी पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से शुरू होती है। पिछले कुछ दशकों में भगत सिंह की एक नई छवि उभरी है। ना तो ये छवि ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले एक देशभक्त की है, ना ही ये छवि एक युवा क्रांतिकारी की है जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अमर बलिदान दिया। ये छवि एक विचारक की है जिसे बड़ी चतुराई और सावधानी से एक विचारधारा के अनुरूप गढ़ा गया है। एक ऐसी छवि जो उन्हें केवल एक ही दृष्टिकोण से हमें परोस कर ये स्थापित कर रही है कि भगत सिंह वास्तव में केवल मार्क्सवादी राजनीतिक विरासत से जुड़े थे। पर फिर भी इतिहास कुछ असहज संकेत छोड़ जाता है, क्योंकि एक समय था जब कम्युनिस्ट क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को संशय की दृष्टि से देखते थे। उस समय पर कम्युनिस्ट गुट ने भगत सिंह जैसे सशस्त्र क्रांतिकारियों को किताबी क्रांतिकारी, अराजक और आतंकवादी भी कहा है, जो क्रांति नहीं बल्कि बदले के विचार पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए मार्क्सवाद में कोई जगह नहीं है। लेकिन जो वामपंथी कभी भगत सिंह को आतंकी कहते थे, वही आज उनकी वैचारिक धरोहर के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने बैठे हैं। तो ऐसा क्यों, कब और कैसे हुआ? पिछले कुछ दशकों में भगत सिंह पर जितना भी काम हुआ है वो लेफ्ट ने ही किया है। इन सब लेखों में एक ही प्रयास किया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को अलग रखकर उन्हें एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग के रूप में स्थापित करना। वामपंथी विचारकों के इस प्रयास में कई निराधार दावे और अनगिनत त्रुटियां हैं। लेफ्टिस्ट्स ने भगत सिंह के नाम पर ऐसे कई लेख छापे हैं जिनकी ऑथरशिप के कोई साक्ष्य ही नहीं है। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं की क्रोनोलॉजी तक सही नहीं है। भगत सिंह के जन्मदिन की भी एटलीस्ट 8 अलग अलग डेट सर्कुलेट होती हैं। 1979 में लेफ्टिस्ट स्कॉलर बिपिन चंद्रा अचानक से वाई आई एम एन एथीस्ट को रीडिस्कवर करते हैं। ये वही आर्टिकल है जिसे आज वामपंथी सबसे अधिक कोट करते हैं। 2006 के आसपास हमने देखना शुरू किया कि भगत सिंह पर अचानक बहुत सारे आर्टिकल्स और किताबें आनी शुरू हो गई। ध्यान दिया तो पता चला कि 2006 75 उनकी मार्टरडम की, उनकी शहादत की 75वीं वर्षगांठ है और 2007 उनकी जन्म शताब्दी बनने वाली है। लेकिन जब उन कंटेंट्स को देखा जो आ रहे थे तो वो भगत सिंह को एक पर्टिकुलर लाइट में, एक विशेष प्रकाश में वो भगत सिंह को देख रहे थे। और वो छवि ये थी कि भगत सिंह एक शहीद से ज़्यादा, एक स्वतंत्रता सेनानी से ज़्यादा एक मार्क्सिस्ट चिंतक हैं। और वो लोग डॉक्यूमेंट्स कोट करते थे। तो मेरे गुरुजी मार्गदर्शक प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा इसकी देखो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स साइट करते हैं इनको देखो कि क्या है ये, क्योंकि हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी थोड़ी अंतर दिखने लग गए थे। उसको देखना शुरू किया तो उनकी पब्लिकेशन हिस्ट्री जानी और पब्लिकेशन हिस्ट्री जानने के बाद पता चला कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले जानकारी नहीं थी। अब वो डॉक्यूमेंट भगत सिंह के बताए जा रहे हैं। ऐसे ही भगत सिंह की फांसी के 60 वर्ष बाद 1991 में अचानक से उनकी जेल डायरी प्रकाशित की जाती है।
ये डायरी सपोजिटली 1980s में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ गुरुकुल के एक अंडरग्राउंड सेलार में डिस्कवर की जाती है। वहाँ से ये हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुँच जाती है और उसके बाद पब्लिश होती है। लगभग उसी समय पर डॉक्टर प्रकाश चतुर्वेदी नाम के एक इंडियन स्कॉलर को मॉस्को आर्काइव्स में इस नोटबुक की एक टाइप्ड कॉपी भी मिल जाती है। आज भगत सिंह को एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग कहने का आधार इसी जेल डायरी के कंटेंट्स को बनाया जाता है। ऐसे कई लेटर्स हैं जिनकी लेंथ सक्सेसिव पब्लिकेशंस में बिना एक्सप्लेनेशंस के बढ़ती जाती है और उसमें सोवियत यूनियन, मार्क्स, लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी का मेंशन जुड़ जाता है। भगत सिंह पर लिखे गए लेफ्टिस्ट लिटरेचर में ऐसे और भी कई डूबियस क्लेम्स हैं जिनमें हमें उनके आइडियोलॉजिकल मोटिव्स और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी स्पष्ट दिख जाते हैं। इस पर हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले भगत सिंह के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जिसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। भगत सिंह के क्रांतिकारी बनने की कहानी तो सबको पता है, लेकिन एक साधारण सा पंजाबी बालक भगत सिंह कैसे एक युवा क्रांतिकारी बना और फिर शहीद आजम बना, ये कम ही लोग जानते हैं। भगत सिंह में देशभक्ति का इतना सशक्त भाव पनपने के पीछे कई कारण थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव, गदर आंदोलन के नायकों की प्रेरणा और जलियांवाला बाग की त्रासदी का दर्द। अंग्रेजों का प्रतिरोध करने की परंपरा भगत सिंह के परिवार में पहले से ही थी। उनके पूर्वज फतेह सिंह 1840 के एंग्लो पंजाब वॉर में लड़े थे। भगत के परदादा खेम सिंह ने तो अपने घर में अंग्रेजी पढ़ना या सरकारी दफ्तर जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। उनके दादा अर्जुन सिंह पर आर्य समाज के राष्ट्रवादी विचारों का गहरा प्रभाव था। वो पंजाब के उन पहले सिखों में से थे जो आर्य समाज में सम्मिलित हुए। उन्होंने आर्य समाज का प्रवक्ता बनकर कई शास्त्रार्थ किए और सिख और हिंदू धर्म की समानताओं को उजागर किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब और वेदों में से 700 ऐसे कपलेट्स भी ढूंढे जिनके अर्थ बिल्कुल समान थे। भगत सिंह का जन्म तो आप जानते ही हैं, एक सिख परिवार में था, लेकिन वो सिख परिवार आर्य समाजी था। भगत सिंह के दादाजी अर्जुन सिंह, वो शायद पंजाब के पहले सिख थे जिन्होंने आर्य समाज को अपनाया। तो भगत सिंह का जो ओरिजिन है, भगत सिंह का जो परिवार है, वो आर्य समाजी परिवार है। उनके पिताजी, उनके दादा, उनके दोनों चाचा जी, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह और किशन सिंह, ये सब आर्य समाजी स्कूलों में पढ़े। भगत सिंह की भी जो आरंभिक शिक्षा है वो डीएवी कॉलेज में हुई, डीएवी स्कूल में हुई। उसके बाद वो नेशनल कॉलेज में गए। और भगत सिंह इस एस्से में जिसकी मैंने बात की है उसमें बताते भी हैं कि मैं कैसे घंटों तक गायत्री मंत्र का जप करता था। और उनकी जो शुरुआत की चिट्ठियाँ जो उन्होंने अपने परिवार वालों को लिखी हैं, विशेष रूप से दादाजी को लिखी हैं, उनके ऊपर ओम लिखा हुआ था। और भगत सिंह के जितने साथी थे, ये सब लोग भी पंजाब के जितने भी साथी थे, चाहे सुखदेव हों, चाहे वो भगवती चरण वोहरा हों या प्रकाश हों, ये सब लोग आर्य समाजी परिवारों से आए थे, आर्य समाजी स्कूलों से पढ़ के आए थे। भगत सिंह पहले नहीं थे, बल्कि भगत सिंह से पहले की 2-3 पीढ़ियाँ हम कह सकते हैं कि प्रचंड देशभक्त थे। ऐसा उनके जो फैमिली हिस्ट्रीज है उसमें मिलता है। और भगत सिंह के जो पिताजी हैं और उनके चाचा जी हैं, तो जिनके नाम मैंने अभी लिए, ये सब लोग देशभक्ति से, समाज सेवा से जुड़े हुए थे। ये लोग एक संगठन था भारत माता सोसाइटी, ये सब उसके बड़े एक्टिव कार्यकर्ता थे। अजीत सिंह तो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन उन्होंने नेतृत्व किया था, पीजेंट मूवमेंट था। और इनके पिताजी स्वयं, जिनके बारे में कहा गया है कि वो शुरू से लेके पूरा जीवन उनका क्रांतिकारी के रूप में बीता, तो वो जेल भी गए। और उन्होंने जो है, चाहे वो कहीं पर भूकंप आया हो, कहीं पर बाढ़ आई हो, कहीं पर सूखा पड़ा हो, उन सब चीज़ों में काम किया। और इनके परिवार में उस समय पंजाब के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, सबका आना जाना था। तो भगत सिंह ऐसे परिवार में, ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ पर देशभक्ति और स्वतंत्रता की बात होती थी, जहाँ पर इसके लिए जेल भी जाते थे लोग। उनके घर में, उन्होंने स्वयं बताया है कि उनके घर में बहुत सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, सब उन्होंने पढ़ डाले, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी। तो भगत सिंह शुरुआत से ही ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ पर
देशभक्ति ही देशभक्ति थी। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी शुरू से ही लाला हंसराज जैसे राष्ट्रवादी आर्य समाजी नेताओं के सानिध्य में रहे थे। उन्होंने सन 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो उसकी क्रांतिकारी पत्रिका सहायक का संपादन भी करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने गदर पार्टी के आंदोलन को पैसे और बल दोनों से सहायता की थी। किशन सिंह सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से भी जुड़े हुए थे। एक बहुत ही रोचक तथ्य यह भी है कि जब अंग्रेजों ने किशन सिंह को जेल में डाला था तो वहां जेल नियमों में सुधार करने के लिए भूख हड़ताल करने वाले सबसे पहले क्रांतिकारियों में से किशन सिंह ही थे। और हम सब जानते हैं कि कुछ ही वर्षों बाद उनके बेटे भगत सिंह ने भी जेल में एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। तो इस तरह के क्रांतिकारी परिवार में सन 1907 में पंजाब के बंग जिले के लियालपुर गांव में किशन सिंह और विद्यावती के घर जन्मे भगत सिंह। उनके पारिवारिक माहौल और परिवेश ने बचपन में ही उनके मन से पुलिस, जेल और मृत्यु का डर हटा दिया था। यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत याद आती है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एक बार जब 4 वर्ष के नन्हे भगत सिंह से किसी ने पूछा कि तुम अपने खेत में क्या उगाते हो, तो भगत सिंह का उत्तर था बंदूक। भगत सिंह के मस्तिष्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गदर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का। जब 13 सितंबर 1915 को अंग्रेजों ने 19 वर्षीय करतार को फांसी पर लटकाया तो भगत सिंह केवल 9 वर्ष के थे। हंसते हंसते फांसी पर लटकने वाले शहीद करतार से भगत सिंह इतने प्रेरित थे कि उनकी फोटो हमेशा अपने साथ लेकर घूमते थे और उनके गीत भी गुनगुनाते थे। गदर की गूंज में छपी क्रांतिकारी कविताएं भी भगत सिंह को बहुत पसंद थीं। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने पंजाब के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब 12 वर्ष के भगत सिंह अमृतसर से लाहौर अकेले चले गए और वहां खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर घर ले आए और कई दिनों तक उसकी पूजा करते रहे। अंग्रेजों द्वारा हजारों निहत्थे निर्दोषों पर चलाई गई गोलियों ने भगत सिंह के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिससे देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने का उनका ध्येय और भी सशक्त हो गया था। इसीलिए सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान 13 वर्ष के भगत सिंह ने गांधी जी के आह्वान पर अपना सरकारी स्कूल छोड़कर दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में एडमिशन ले लिया। इस आंदोलन में स्वदेशी की गूंज थी और भगत सिंह का परिवार तो पहले से ही खादी के कपड़े पहनता था और जब विदेशी सामानों का बहिष्कार होता तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इन्हीं दिनों में भगत सिंह पंजाब के बब्बर अकाली आंदोलन से भी प्रेरित हुए थे। इस आंदोलन में अकालियों ने अपने गुरुद्वारों को अंग्रेज सरकार के भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। इसके समर्थन में भगत सिंह ने लंबे केश और कृपाण रखे और काली पगड़ी पहनना शुरू कर दी थी। इस धार्मिक आंदोलन के बारे में भगत सिंह ने बाद में कई लेख भी लिखे थे। भगत सिंह की देशभक्ति में आर्य समाज के धार्मिक और राष्ट्रवादी विचारों का सीधा प्रभाव था। उनके दादा अर्जुन सिंह ने आर्य समाज की परंपरा के अनुसार बचपन में ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया था और कहा था कि मैं अपने पोते को देश की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। लाहौर के डीएवी स्कूल में भी भगत सिंह वैदिक पूजा पाठ और यज्ञों में सम्मिलित होते थे और सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप करते थे। जब भी वो अपने दादाजी को पत्र लिखते तो ओम लिखकर उसकी शुरुआत करते। भगत सिंह को संस्कृत पढ़ने में भी बहुत रुचि थी और उन्हें इसमें अंग्रेजी से अधिक अंक मिलते थे। आगे चलकर नेशनल कॉलेज लाहौर में वो संस्कृत पढ़ते रहे। भगत सिंह का ये धार्मिक पक्ष जानबूझकर उनके कई कलेक्शन से हटा दिया गया है, जिससे उनकी एथीस्ट वाली छवि के राजनीतिक उपयोग में समस्या न आए। इसके बाद नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह को भाई परमानंद, लाला फिरोजचंद और जयचंद्र विद्यालंकर जैसे कई राष्ट्रवादी शिक्षक मिले, जिन्होंने उनकी देशभक्ति को एक सही दिशा दिखाई। हम ये देखते हैं कि 9वीं क्लास में आके, ये शायद 1920 का काल होगा और उस समय गांधी जी ने शिक्षा के बहिष्कार की बात की। तो 9वीं क्लास में आके उस समय भगत सिंह डीएवी स्कूल में पढ़ रहे थे और जो छात्र नॉर्मल स्कूलों का, सामान्य स्कूलों का बहिष्कार कर रहे थे, तो उनके लिए एक विशेष नेशनल कॉलेज बनाया गया था। तो उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध जाके 10वीं में नेशनल कॉलेज में भाग लिया और नेशनल कॉलेज में ने उन्हें वो माहौल दिया जिससे उनके क्रांतिकारी जीवन की नींव पड़ी। वहाँ पर जो हेडमास्टर थे भाई परमानंद ने उनका टेस्ट लिया, बड़े उनसे प्रभावित हुए और उनको लगातार वो गाइड करते रहे। बल्कि जब एक बार कॉलेज में एक मंचन चल रहा था चंद्रगुप्त का,
तो वो इतने प्रभावित हो गए भगत सिंह से, उन्होंने कहा कि तुम ही भविष्य के चंद्रगुप्त हो। और ये जो भाई परमानंद हैं, ये आर्य समाजी एक्टिविस्ट थे, बहुत भारी देशभक्त थे। और मज़े की बात यह है कि आप जानते होंगे कि भगत सिंह के एक आइडल भी थे जिनका नाम था करतार सिंह सराभा। तो एक करतार सिंह सराभा के भी यही गुरु थे। तो भाई परमानंद यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाते थे और वहाँ पर वो यूरोप में होने वाली क्रांतियों के बारे में बताते थे। और उन क्रांतियों में से जो उनके वक्तव्य होते थे, जो कक्षाएं लेते थे, उसमें से यही चीज़ निकलती थी कि ये सब विचार भारत में भी आ रहे हैं और अब भारत को भी क्रांति करनी है, भारत में भी क्रांति होगी। वहीं पर एक और इतिहास के प्रोफेसर थे जयचंद्र विद्यालंकार। उनकी कई किताबें भारतीय इतिहास पर उन्होंने लिखी। और जयचंद्र विद्यालंकार जो हैं, जो क्रांतिकारी दल था उसके संपर्क में भी थे, विशेष रूप से सचिन नाथ सान्याल के संपर्क में थे। और जब सचिन नाथ सान्याल ने उनको कहा कि हमें ऐसे नवयुवक चाहिए जो खतरनाक काम कर सकें, जो क्रांतिकारी दल से जुड़ सकें, तो ये विद्यालंकार ही थे, जयचंद्र विद्यालंकार, जिन्होंने भगत सिंह को सचिन नाथ सान्याल से अर्थात क्रांतिकारी दल से मिलवाया। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल भी है। लेकिन इस फेज में भी ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्हें जानबूझकर या तो दबाया गया है या एग्जैजरेट किया गया है। लेकिन ये सभी कंट्रोवर्सीज इस वीडियो के स्कोप के बियॉन्ड हैं और अगर आपको ये जानना है तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई तो उन लाखों करोड़ों भारतीयों की उम्मीद भी टूट गई जिन्हें भरोसा था कि गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों को बचा सकते थे। इसीलिए जब भगत सिंह की फांसी के बाद गांधी कराची में कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे तो वहां प्रदर्शनकारियों ने गांधी वापस जाओ और गांधी हाय हाय के नारे लगा दिए। भीड़ ने कहा कि गांधी के समझौते ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा दिया। लोगों ने उन्हें काले गुलाब देकर अपना विरोध जताया, जो उन्होंने चुपचाप स्वीकार भी कर लिए। इसके बाद से आज तक हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह बच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर इस दावे में कितनी सच्चाई है? गांधी अहिंसा के पुजारी थे तो भगत सिंह सशस्त्र क्रांति के पुरोधा, और इसीलिए अधिकतर लोगों को लगता है कि गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया होगा। स्वतंत्र भारत में भी लगातार गांधी पर ये प्रश्न उठते रहे, विशेषकर कम्युनिस्टों की ओर से। भगत सिंह को फांसी हुई और इसके लिए गांधी जी को दोष दिया जाता है। तो दरअसल हमारे पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में जो लेफ्ट डोमिनेंस है वो सर्वविदित है। और ये जो लेफ्ट है ये शुरुआत से एंटी गांधी रहा है। अगर आप ऐसे डांगे की किताब पढ़ो, आप एम.एन. रॉय की किताब पढ़ो, और जो लेफ्ट की तरफ से किताबें आई हैं, तो लेफ्ट ने हमेशा गांधी को अपना शत्रु माना है, क्योंकि गांधी जी का ऐसी किसी विचारधारा में विश्वास नहीं था जिससे हिंसा जुड़ी रहती हो। और चूंकि भगत सिंह बहुत लोकप्रिय हो गए थे, भगत सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि इसको फांसी हो जाए। और ऐसा उन सब किताबों को पढ़ के ऐसा लगता है कि गांधी जी ही भगत सिंह की हत्या के लिए, भगत सिंह की फांसी के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैंने अपने शोध में इस पे काफ़ी ध्यान दिया और वो सारी चीज़ें निकाल के लाए, सारी चीज़ें निकल के आई कि गांधी जी किस हद तक जाके भगत सिंह को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये बात सही है कि गांधी जी हिंसा का विरोध करते थे, लेकिन वो राज्य द्वारा जो हिंसा होती है फांसी देने में, उसके भी घोर विरोधी थे। भले ही गांधी भगत सिंह के तरीकों को गलत मानते थे, पर उन्हें उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं था। इसीलिए उन्होंने हर वो प्रयास किया था जिससे वो भगत सिंह को बचा सकते थे। 4 मई 1930 को गांधी ने अपने अरेस्ट से एक दिन पहले वायसरॉय को एक लेटर लिखा और इस केस के लिए बने स्पेशल पावर्स वाले ट्रिब्यूनल को मार्शल लॉ जैसा अत्याचार बता दिया। जब जनवरी 1931 को उन्होंने वायसरॉय से कहा कि जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन गांधी ये भी कहते हैं कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और वो भगत सिंह के रिलीज को
इस दिल्ली पैक्ट की शर्त नहीं बना सकते। जब फरवरी 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भगत सिंह डिफेंस कमेटी की अपील को रिजेक्ट कर दिया था, तो कई लोग भगत सिंह के लिए नेहरू और गांधी से मिले। चंद्रशेखर आजाद ने तो नेहरू से यहां तक कमिट कर दिया था कि अगर गांधी जी भगत सिंह को बचा लेंगे तो वो रिवॉल्यूशनरी पार्टी की एक्टिविटीज को रोक देंगे। जितेंद्र नाथ सान्याल, दुर्गा देवी वोरा और नौजवान भारत सभा के लोग पर्सनली गांधी जी से मिले थे और गांधी जी ने उनसे कहा था कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने वो किया भी, लेकिन उसकी जानकारी हमेशा हमसे छुपी रही। गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई की डायरी से पता चलता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के एफर्ट्स गांधी अरविंद टॉक से भी पहले शुरू कर दिए थे। 14 फरवरी को गांधी ने देसाई को वी श्रीनिवास शास्त्री और तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े लॉयर्स के पास ये पता करने भेजा था कि भगत सिंह की फांसी को कैसे रोका जा सकता है। 17 फरवरी को गांधी अरविंद टॉक शुरू हुई और दूसरे ही दिन गांधी ने वायसरॉय के सामने भगत सिंह का एग्जीक्यूशन सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट रख दी। वायसरॉय अरविंद को ये आइडिया पसंद आया और उसने कहा कि कम्यूटेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सस्पेंशन के बारे में सोचा जा सकता है। वायसरॉय ने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखी हुई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वायसरॉय की कम्यूटेशन की पावर्स उन केसेस के लिए थी जहां दया करने के लिए कोई वैलिड ग्राउंड्स हो, और भगत सिंह का केस तो पूरी तरह पॉलिटिकल है। गांधी जी ने तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रोमिनेंट जूरिस्ट से वायसरॉय के साथ कम्यूटेशन का इशू थ्रेडबेयर डिस्कस करा लिया था। वायसरॉय के साथ सप्रू की क्लोजनेस के बाद भी इससे कुछ पॉजिटिव नहीं निकला था, और इसीलिए गांधी ने कम्यूटेशन की जगह सस्पेंशन की मांग की थी, जिसे सही समय आने पर फिर से रिमिशन या रिलीज की बात की जा सके। उस समय भगत सिंह के मैसिव पब्लिक सपोर्ट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण सरकार पर बहुत दबाव था, और ऐसे माहौल में फांसी देना काफी इम्प्रॉबेबल लग रहा था। इसीलिए सस्पेंशन की डिमांड से समय मिलने के चांसेस काफी थे। इसके बाद 19 मार्च को भी गांधी जी ने वायसरॉय से दोबारा बात की और कहा कि प्रेस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देने वाली है, और इसी दिन कांग्रेस के कराची सेशन में नए प्रेसिडेंट की घोषणा भी की जाएगी। इस दिन लोगों की भावनाएं उफान पर होंगी और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस पर वायसरॉय ने गांधी जी से कहा कि उनके लिए केवल पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर फांसी पोस्टपोन करना सही नहीं है। दूसरा, इससे ब्रिटिश अधिकारियों को लगेगा कि मैं कम्यूटेशन के बारे में सोच रहा हूं, और वे इसके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। गांधी जी इसके बाद वायसरॉय से कुछ नहीं कह पाए। इसके बाद 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन ने भी गांधी से कहा कि वो उनकी इस बात से सहमत हैं कि कम्यूटेशन एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन सरकार अपना निर्णय कर चुकी है। इन नेगोशिएशंस में एक समय ऐसा भी आया था जब वायसरॉय ने फांसी को कांग्रेस के कराची सेशन के खत्म होने तक पोस्टपोन करने का मन बना लिया था। ये बात होम सेक्रेटरी ने पंजाब सरकार को एक लेटर में सजेस्ट की थी, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा कि अगर भगत सिंह को कराची सेशन से पहले फांसी दी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग शोक सभा और धरने करेंगे, लेकिन अगर उन्हें तब तक फांसी नहीं दी गई तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस किसी भी फ्यूचर डिस्कशन के लिए कम्यूटेशन को अपनी शर्त बना लेंगे। इस रीजनिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट भी अग्री कर गई। इसके बाद भी गांधी जी भगत सिंह को बचाने में लगे रहे। उन्होंने क्लेमेंसी लेटर लेकर असफ अली को लाहौर भेजा। वो चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी उन्हें वायलेंस छोड़ने की एक अंडरटेकिंग दे दें, जिससे वो स्ट्रांगली नेगोशिएट कर सकें। 3 दिन लाहौर में रुकने के बाद असफ अली को पंजाब सरकार ने कहा कि इन कैदियों से आप तभी मिल सकते हैं जब अपने साथ लाए पेपर्स की कॉपी हमें दिखाएंगे। असफ अली ने इससे मना कर दिया और उन्हें भगत सिंह से मिलने नहीं दिया गया। तो भगत सिंह फांसी किसी भी कीमत पे फांसी पर चढ़ना चाहते थे। ये उनकी जीवन का मतलब उस समय सबसे बड़ा प्रयास उस समय यही बन गया था, और इसीलिए उन्होंने उनको बचाने के सभी प्रयासों को विफल किया। आसफ अली गए बात करने के लिए भगत सिंह से, गांधी जी ने स्वयं वो ड्राफ्ट बनाया। भगत सिंह के वकील जो प्राणनाथ मेहता थे वो लोग भी ड्राफ्ट बना रहे थे, और लास्ट स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी तरह से भगत सिंह कुछ लिख के दे दें जिससे उनका स्वाभिमान भी बचा रहे और उनके बचाने वाले जो हाथ हैं वो मजबूत हो जाएं। हालांकि वायसरॉय अरविंद अभी भी इस विषय को लेकर डिलेमा में थे और गांधी को ये बात पता थी। न्यूज क्रॉनिकल के जर्नलिस्ट रॉबर्ट बर्नेस ने अपनी डायरी में लिखा है कि गांधी लगातार अपना कराची जाना डिले करते रहे, जिससे वो आखिरी दिन भी वायसरॉय से भगत सिंह की फांसी को लेकर बात कर सकें। गांधी 21 और 22 मार्च को भी अरविंद से मिलकर इस इशू को डिस्कस करते हैं, और अरविंद ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि वो उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ तक कि फांसी वाले दिन भी गांधी जी ने रात के 1 बजे उठकर अरविंद को पत्र लिखा और सुबह 8 बजे अपने बेटे देवदास गांधी के हाथों ये पत्र वायसरॉय को पहुंचा दिया। इस लेटर में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन, इंटरनल पीस, रिवॉल्यूशनरीज का वायलेंस छोड़ने का ऑफर, अपनी पोजीशन, जुडिशियल एरर की पॉसिबिलिटी और अरविंद की क्रिश्चियन वैल्यूज तक का हवाला देकर भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए रिक्वेस्ट की।
उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन वायसरॉय के डिलेमा और गांधी जी के इतने एफर्ट्स के बाद भी फांसी नहीं रोकी गई। अरुणा सफ अली के अनुसार एक बार तो अरविंद ने गांधी जी की बात लगभग मान ली थी, पर उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय पंजाब सरकार के अंग्रेज अधिकारियों ने वायसराय को ये धमकी दे दी थी कि अगर भगत सिंह की फांसी रोकी गई तो वो सब एक साथ रिजाइन कर देंगे। बात को देखने की, अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है कि लॉर्ड इरविन आखिरी समय तक असमंजस में रहे, नहीं तो वो गांधी जी के साथ क्यों संपर्क में रहते, और गांधी जी को भी आखिर समय तक उम्मीद रही। दरअसल जो मैंने आर्काइवल रिकॉर्ड में पाया कि जब लॉर्ड इरविन असमंजस में हैं तो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, और उनको इस बात का भान हो गया कि राजनीतिक कैदी होने के नाते भगत सिंह की फांसी रुक सकती है, बच सकते हैं, तो वो विद्रोह पे उतारू हो गए और उन्होंने लॉर्ड इरविन और को जता दिया, एक लिख के भी दिया कि हम लोग एन मास रिजिग्नेशन कर देंगे, हम सब लोग मिलकर त्याग पत्र दे देंगे अगर इस व्यक्ति को बचाया गया। इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भी अपनी फांसी रोकने के हर एफर्ट को फेल करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य देश के नाम अपना अमर बलिदान देना था। ये जितने भी गांधी जी के आलोचक हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं कि अगर गांधी जी किसी तरह से भी भगत सिंह बच जाते, जिसका उन्होंने भरसक प्रयास किया, आखिरी दिन तक प्रयास किया, तो उसमें हार भगत सिंह की होती, और भगत सिंह अपने आप को कतई नहीं बचाना चाहते थे। भगत सिंह की पूरी जीवन पर्यंत तपस्या इसी बात की रही कि किस तरह से शहादत हासिल हो जाए। बल्कि इस पूरे प्रकरण में जब देश में एक आंदोलन चल रहा था और बहुत सारे लिखित में पेटिशंस वायसराय के पास पहुंची थी, तो एक बार को तो भगत सिंह भी घबरा गए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे बात करने गए थे कि भाई ऐसा ना हो कि फांसी रुक जाए। और भगत सिंह ने जेल में जो अपने साथी हैं उनको अपने आखिरी पत्र में लिखा भी था कि जीवन जीने की स्वाभाविक इच्छा उनमें है, लेकिन अगर उन्हें फांसी नहीं होगी तो उनकी स्वाभाविक कमियां उनके सबके सामने आ जाएंगी। तो भगत सिंह का जो कद आज हमारे सामने है, वो भगत सिंह का जो आइकॉन के रूप में हमारे सामने है, वो शायद भगत सिंह ना होते। और ये एक तरह से गांधी की मोरल विक्ट्री होती, एक तरह से ये जो कांग्रेस की जो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी है, उसकी, क्रांतिकारियों की जो आइडियोलॉजी है, उस पर जीत होती। और भगत सिंह ये कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई काम हो, इसलिए भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के सारे प्रयासों को विफल किया और सो कॉल्ड मर्सी पेटिशन लिखने से पहले ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना शायद 20 मार्च 1931 का लेटर है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने ये कहा है हम पर मुकदमे चलाने के दौरान कि हम आपसे युद्ध कर रहे हैं, हम आपके युद्धबंदी हैं और हम ये युद्ध चलता रहेगा, और आप जो है अब आप एक सैनिकों का दस्ता भेजिए, हमें गोली से उड़ाइए, हमें फांसी नहीं दीजिए, हमें गोली से उड़ाइए। तो जब भगत सिंह ने आखिरी लेटर ये सब लिख दिया, तो उससे भगत सिंह के जो बचाने के प्रयास थे वो आखिर में विफल हो गए। तो ये बात कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, ये एक बेसलेस क्लेम है। पर अगर गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स किए थे, तो फिर प्रोपेगेंडा कहां से और कैसे आया? अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या भगत सिंह वास्तव में एक मार्क्सिस्ट थे? इस प्रश्न का उत्तर इतना सीधा सरल नहीं है जितना हमें लगता है। ये वो दौर है 1925 का, 26 का, जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी दलों का, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी लिटरेचर का अध्ययन किया, रूस का, फ्रांस का और देशों में, आयरलैंड के क्रांतिकारियों का, तो इन्होंने खूब अध्ययन किया। और उस अध्ययन में ये समझ में आई, और थोड़े दिन पहले ही 1917 में ही रूस में क्रांति हुई थी और रूसी क्रांतिकारियों ने ये कह दिया था कि हम इसे विश्व क्रांति बनाएंगे और दुनिया में जहाँ पर भी उत्पीड़न के खिलाफ या दास्ता के खिलाफ कोई संघर्ष चल रहा है उसमें हम साथ देंगे। और उस समय एक छवि ये जा रही थी कि ये जो रूसी क्रांति है ये मार्क्सिस्ट की क्रांति है।
तो इन सब विचारों ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया और भगत सिंह ने रूसी क्रांतिकारियों को, विशेष रूप से लेनिन को, उससे पहले मार्क्स वगैरह, इन सबको बहुत गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया। भगत सिंह के एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग होने की कहानी जिस तरह से बुनी गई है उसमें कई शॉकिंग लूप होल्स हैं। पिछले कुछ समय में भगत सिंह के बारे में छपा अधिकतर काम मार्क्सिस्ट ने ही किया है। आम जनता के मन मस्तिष्क में भगत सिंह की छवि अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले एक देशभक्त बलिदानी की है, लेकिन लेफ्टिस्ट लिटरेचर में उन्हें उनकी देशभक्त और अमर बलिदानी वाली छवि से अधिक एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग के रूप में दिखाया जाता है और इसके लिए वो भगत सिंह की रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स को अपना आधार बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से ये समझाता हूँ। 1986 में लेफ्टिस्ट स्कॉलर चमन लाल और जगमोहन ने 109 डॉक्यूमेंट्स का एक कंपाइलेशन पब्लिश किया, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। 1991 में इसका एक और एडिशन छपा जिसमें से बटुकेश्वर दत्त की एक राइटिंग को यह कहकर हटा दिया गया कि इसमें इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं दिखता है, यानी आइडियोलॉजी ना मैच होने से भगत सिंह के प्रमुख साथी का ही आर्टिकल उनके दस्तावेजों से हटा दिया गया। फिर 2006 में चमन लाल ने भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज नाम से 73 डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन पब्लिश किया। इसके बाद 2007 में उन्होंने 107 डॉक्यूमेंट्स का एक और कलेक्शन निकाला, शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में। इस कलेक्शन में भगत सिंह के नाम पर चांद मैगजीन के 33 आर्टिकल्स एट्रीब्यूट किए गए थे, जबकि एक वर्ष पहले वाले एडिशन में सेम कंपाइलर ने उनके नाम पे केवल 4 आर्टिकल्स छापे थे। यानी एक वर्ष में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के भगत सिंह के नाम पर 29 नए आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए। चांद मैगजीन के फांसी एडिशन में छपे ये आर्टिकल्स 48 बायोग्राफिकल स्केचेस की सीरीज का पार्ट थे। उन दिनों अंग्रेजी सेंसरशिप के चलते भगत सिंह अपने असली नाम से ना लिखकर कुछ पेन नेम्स यूज करते थे, जैसे बलवंत, विद्रोही, बीएस सिंधु और एक पंजाबी युवक। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने तो अपने कंपाइलेशन में इनमें से 46 आर्टिकल्स भगत सिंह के नाम से छाप दिए। राजशेखर व्यास ने भी सभी 48 आर्टिकल्स भगत सिंह को अट्रीब्यूट कर दिए, जबकि उनमें से एक पर तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अलग से छपा हुआ था। वास्तव में इन आर्टिकल्स को भगत सिंह, चंद्रशेखर शास्त्री और शिव वर्मा ने मिलकर लिखा था और इस बात की कई टेस्टिमनीज हमें मिलती हैं। ऐसे ही भगत सिंह ने 1928 में मई से जुलाई तक कीर्ति मैगजीन के लिए केवल 3 महीने काम किया, लेकिन लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स ने मई 1927 से लेकर अक्टूबर 1928 तक कीर्ति में पब्लिश हुई 16 राइटिंग्स को भगत सिंह को अट्रीब्यूट कर दिया। उस दौरान 16 में से केवल 5 राइटिंग्स पर भगत सिंह का पेन नेम विद्रोही पड़ा था और बाकी 11 राइटिंग्स अनसाइंड थी। इंटरेस्टिंगली फॉर्मर गदराइट्स का कीर्ति ग्रुप सोवियत रशिया और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत अधिक प्रभावित था। जब गांधी जी ने HSRA के वायलेंट रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए कल्ट ऑफ द बॉम्ब आर्टिकल लिखा तो उनका उत्तर भगवती चरण वोरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिख कर दिया, लेकिन चमन लाल और जगमोहन ने इस आर्टिकल को भी भगत सिंह को एट्रीब्यूट कर दिया। वाई आई एम एन एथीस्ट, भगत सिंह की सबसे अधिक कोट की जाने वाली राइटिंग पहली बार 27 सितंबर 1931 को पब्लिश हुई थी और तब इस पर कोई विवाद या चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन फिर सन 1979 में लेफ्टिस्ट स्कॉलर बिपिन चंद्रा ने इसे रीडिस्कवर किया और अचानक से इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। शिव वर्मा के अनुसार भगत सिंह ने यह आर्टिकल बाबा रणधीर सिंह नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी के कटाक्ष के रिप्लाई की तरह लिखा था, क्योंकि उन्होंने भगवान में ना मानने के कारण भगत सिंह को घमंडी कह दिया था। इसी तरह से भगत सिंह के नाम एक और मिस्टीरियस और कॉन्ट्रोवर्शियल लेटर है, टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। ये लेटर पहली बार फरवरी 1931 में पंजाब केसरी में पब्लिश हुआ था और इसकी ऑथेंटिसिटी और डेटिंग को लेकर शुरू से ही कुछ डाउट्स थे। फिर इसके 51 वर्ष बाद 1986 में शिव वर्मा ने इस कंट्रोवर्सी को एक नया ट्विस्ट दे दिया। वर्मा ने क्लेम किया कि उन्हें एक CES फेयर वेदर नाम के ब्रिटिश अधिकारी की रिपोर्ट में इस लेटर का एक फुलर वर्जन मिला है। 1936 में पब्लिश्ड इस रिपोर्ट में नवंबर 1933 का एक नोट है जिसमें लिखा है कि ये रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम भगत सिंह का लिखा हुआ है और 3 अक्टूबर 1931 को कलकत्ता की बिमला प्रधान देवी की घर की तलाशी में मिला है। ये सो कॉल्ड फुलर वर्जन पहले पब्लिश क्यों नहीं हुआ? भगत सिंह के जीवन के इतिहास में बिमला देवी से कोई कनेक्शन मिलता ही नहीं है। भगत सिंह के HSRA के साथी भी किसी बिमला देवी को नहीं जानते थे और ना ही किसी बंगाली क्रांतिकारी ने इस तरह के डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में कहीं कोई मेंशन किया है। फिर 1986, 1991 और 2006 में चमन लाल और जगमोहन इस लेटर की लेंथ को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के डबल करके छाप देते हैं। इंटरेस्टिंगली इस लेटर में बाद में जोड़े गए पार्ट्स में सोवियत यूनियन, मार्क्स, लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी के रेफरेंसेस थे। इससे साफ पता चलता है कि उनका इंटेंट केवल और केवल भगत सिंह को एक कंफर्म्ड कम्युनिस्ट की तरह प्रेजेंट करना था। नाउ वन मोर थिंग,
2007 में चमन लाल ने उस बढ़ाई गई लेंथ को हटाकर वर्मा का 1986 वाला वर्जन ही फिर से पब्लिश कर दिया। अब खुद सोचिए, इससे किसको शक नहीं होगा। भगत सिंह की जेल डायरी की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये जेल डायरी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ गुरुकुल के तहखाने में कैसे पहुंचती है, ये किसी को नहीं पता। फिर वहां से हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और फिर 1991 में इसका सीरियलाइज्ड पब्लिकेशन होता है और 1994 में इसे अ मार्टियर्स डायरी नाम से बुक फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। लगभग उसी समय एक इंडियन स्कॉलर डॉक्टर प्रकाश चतुर्वेदी को इसकी एक टाइप्ड कॉपी मॉस्को के मित्रोखिन आर्काइव्स में भी मिलती है। ये 404 पन्ने की जेल नोटबुक भगत सिंह को 12 सितंबर 1929 को इशू की गई थी। वो जेल में जो भी पुस्तकें पढ़ते थे उनके नोट्स इस डायरी में बनाते थे। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, इस डायरी के केवल 304 पेजेस ही अवेलेबल हैं, जिनमें से 145 पन्नों पर भगत सिंह की हैंडराइटिंग में नोट्स हैं और बाकी 159 पेजेस ब्लैंक हैं। बाकी के 100 मिसिंग पेजेस के बारे में आज तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। ये नोटबुक जेल से भगत सिंह के परिवार के पास कैसे पहुंची? भगत सिंह डिफेंस कमेटी की सेक्रेटरी लज्जावती और फिरोज चंद, जिन्हें भगत सिंह ने जेल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उन्हें इस डायरी की एग्जिस्टेंस के बारे में क्यों नहीं पता था? वहां से इंद्रप्रस्थ गुरुकुल के स्वामी शक्तिवेश के पास और फिर रशिया के मित्रोखिन आर्काइव्स में डायरी कैसे पहुंची? जब भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु और जीएस देओल को इस डायरी के बारे में 1968 में भी पता था, तो 1991 के पहले भगत सिंह के किसी भी कंपाइलेशन में इसका मेंशन क्यों नहीं आता है? किसी भी सो कॉल्ड भगत सिंह एक्सपर्ट ने आज तक इन प्रश्नों के सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और भगत सिंह पर जितने भी लेफ्टिस्ट कंपाइलेशंस हुए हैं, उनका आइडियोलॉजिकल बायस तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि 1929 में भगत सिंह के जेल जाने से पहले उनकी कोई भी ऐसी राइटिंग नहीं है जिनमें सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के समर्थन में कोई स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स हो। अब इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगत सिंह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की ओर अट्रैक्टेड थे, पर वो एक कमिटेड मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉग थे, ये एक ग्रॉस मिसरिप्रेजेंटेशन और एग्जैजरेशन है। तो भगत सिंह विचारशील व्यक्ति थे, बहुत विचारशील व्यक्ति थे, बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे और अपने 23 साल के छोटे से जीवन में भगत सिंह ने कई विचारधाराओं में से निकले। चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो बब्बर अकाली मूवमेंट हो, और हम देखते हैं 1923 में वो सचिन नाथ सान्याल की हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एक्टिव मेंबर बन गए थे। तो भगत सिंह ने अपनी ये जो विचार वाली यात्रा है, इसके बारे में बहुत साफ साफ वाई एम एन एथिस्ट में लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस विचार की यात्रा में 1925 की जो काकोरी की घटना है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। काकोरी की घटना हुई और काकोरी की घटना के 1 महीने के अंदर जितने भी क्रांतिकारी दल के बड़े बड़े नेता हैं सब जेल में पहुंच गए। तो इससे भगत सिंह, विशेष रूप से भगत सिंह को बहुत झटका लगा। उनको लगा कि देखिए पूरे जीवन की साधना थी और हम इतनी लंबी प्लानिंग है, क्या क्या करना है आगे, ये तो जब राज्य ने चाहा और 1 महीने के अंदर हमारे सारे बड़े बड़े नेता जेल में चले गए, तो क्या किया जाए। एक दोराहे पे आ गए। पूरे जीवन की जो उनकी तपस्या थी, उसका जो एम था, उन्हें लगा लड़खड़ाने लगा। साथ ही उन्होंने देखा कि क्रांतिकारी दल में जितने भी लोग हैं, 1-2 दर्जन लोग होंगे, अगर वो सब पकड़े जाते हैं तो क्रांतिकारी दल क्या ख़त्म हो जाएगा? तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका होगी? इससे पहले क्रांतिकारी दल को आम लोगों का, आम जनों का, मासेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कभी कभी इन लोगों को अपने खर्चे चलाने के लिए कभी कभी डकैती भी डालनी पड़ती थी, तो वहाँ पर भी लोग जाके इनके खिलाफ जो है बयान दे देते थे। भगत सिंह की पहली राइटिंग जिसमें उन पर सोशलिज्म का प्रभाव दिखता है वो है सेशंस कोर्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने एक सोशलिस्ट सोसाइटी का अपना कंसेप्शन बताया है। 21 जनवरी 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों ने लेनिन की डेथ एनिवर्सरी पर एक टेलीग्राम भेजा था, जिसमें वो प्रोलेटेरिएट की जीत, कैपिटलिज्म की हार और डेथ टू इंपीरियलिज्म की बातें करते हैं। भगत सिंह को एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग दिखाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत यूज किए जाते हैं। पहला, जनवरी 1931 में इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड
और दूसरा फरवरी 1931 का मैसेज टू द पॉलिटिकल वर्कर्स। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड में भगत सिंह रशियन रिवॉल्यूशन का एग्जांपल देकर कहते हैं कि वो भारत में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली इस पुस्तक के प्रीफेस की डेट 17 अगस्त 1961 है और भगत सिंह को एट्रीब्यूटेड इसका इंट्रोडक्शन राम सरन दास की हैंडराइटिंग में है और इस पर 15 जनवरी 1931 की डेट है और उसके नीचे सरदार भगत सिंह का नाम लिखा है। भगत सिंह के भतीजे जगमोहन ने यह एक्नॉलेज किया है कि ये राइटिंग उन्हें रामचरण दास ने खुद दी थी। अब सोचने वाली बात है कि भगत सिंह की इतनी इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट राइटिंग उनकी फांसी के 30 वर्षों तक क्यों नहीं छापी गई? क्यों ये भगत सिंह की अपनी हैंड राइटिंग में नहीं है? इससे मन में एक स्ट्रॉन्ग डाउट तो आता है कि ये भगत सिंह ने लिखी भी है या नहीं। ऐसे ही मैसेज टू द पॉलिटिकल वर्कर्स में लिखा है कि वो यानी भगत सिंह कंप्लीट इंडिपेंडेंस में विश्वास रखते हैं, ना कि केवल ब्रिटिश राज से आज़ादी में। आज़ादी का अर्थ है सत्ता उन लोगों के हाथ में जाना जो सोशलिस्टिक सोसाइटी के प्रति कमिटेड हो, जिसके लिए वर्कर्स और पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना आवश्यक है। इस राइटिंग में भगत सिंह अपने आप को वायलेंट मेथड्स की यूटिलिटी से डिस्टेंस करते दिखते हैं। वो लिखते हैं कि मैं कभी भी एक टेररिस्ट नहीं था, केवल अपने क्रांतिकारी जीवन के शुरू के वर्षों को छोड़कर। मेरा मानना है कि हम इस रास्ते पर चलकर कुछ नहीं पा सकते और HSRA का इतिहास देखकर कोई भी ये बात समझ सकता है। ये वही लेटर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार ये लेटर एक बंगाली क्रांतिकारी बिमला प्रतिभा के पास से मिला था, जिनसे भगत सिंह का कोई कनेक्शन नहीं है। इस लेटर के साथ चमन लाल जैसे लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स बार बार छेड़छाड़ करके इसके डिफरेंट वर्जन छापते रहे हैं और उसमें मार्क्स, लेनिन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म के रेफरेंसेस काफ़ी बाद में ऐड किए गए हैं। और अगर ये बात सच होती कि भगत सिंह का वायलेंट रिवॉल्यूशनरी एक्शन से विश्वास उठ गया था, तो वो माफ़ीनामा लिखकर अपनी फांसी रुकवा भी तो सकते थे, जिसके लिए उनके पास कई अवसर थे। फिर ना ही उनके कोर्ट स्टेटमेंट्स में रिवॉल्यूशनरी कमिटमेंट होता और ना ही फांसी देकर युवाओं को प्रेरित करने का कोई अर्थ रह जाता। भगत सिंह का प्रसिद्ध आर्टिकल वाई आई एम एन एथीस्ट भी ये क्लियर करता है कि उनके एथिज्म का मार्क्सिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। उनके एथिज्म में कोई फिलोसफिकल या आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन नहीं था, बल्कि उनका सेंसिटिव माइंड, ह्यूमैनिज्म और रैशनल अप्रोच थे। अपने आसपास के दुख, दरिद्रता और असमानता देखकर ही उनके मन में भगवान की एग्जिस्टेंस पर प्रश्न आए थे। ऐसे ही लेफ्टिस्ट भगत सिंह की जेल डायरी में मार्क्स, लेनिन आदि के रेफरेंसेस के बेसिस पर उन्हें एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉग बताते हैं। भगत सिंह इस डायरी में जेल में उन्हें मिलने वाली पुस्तक के नोट्स बनाते थे। अब एक 22-23 वर्ष के युवा के नोट्स को उसकी आइडियोलॉजी कह देना कितना बड़ा एग्जेजरेशन है। भगत सिंह अपने रिवॉल्यूशनरी करियर के दौरान कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे थे और कई आइडियोलॉजीज के प्रभाव में आए थे। उन्होंने हर उस आइडिया को रिटेन किया जो उन्हें अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए जरूरी था। अब भगत सिंह तो सावरकर से भी बहुत प्रेरित थे। वो द्वारकादास लाइब्रेरी में सावरकर की बायोग्राफी बार बार इशू कराते थे और इसे खुद पढ़ने के साथ साथ अपने साथियों को भी पढ़ाते थे। भगत सिंह ने सावरकर की 1857 की क्रांति पर लिखी पुस्तक भी सीक्रेटली प्रिंट और सर्कुलेट की थी। भगत सिंह उन पहले कुछ लोगों में थे जिन्होंने सावरकर को वीर लिखकर संबोधित किया था। अब क्या इसके लिए हम भगत सिंह को हिंदुत्ववादी मान लें? भगत सिंह बब्बर अकाली आंदोलनकारियों और कूका विद्रोहियों से भी प्रेरित थे, जो अपने गुरुद्वारों और गायों के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह का जनेऊ संस्कार हुआ था, वो गायत्री मंत्र का घंटों जाप करते थे। क्या इससे उनका एथिज्म नेगेट हो जाता है? और हम ये देखते हैं कि उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन में जितने बड़े नेता हैं, रूसी क्रांति का सब पर प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू या उसके बाद सुभाष बोस और बहुत सारे, गांधी जी को छोड़ के सभी नेताओं पर रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। ऐसा लगा कि क्योंकि रूसी क्रांति में से जो संदेश आया वो ये आया कि उन्होंने एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की रचना कर दी है। तो सच्चाई तो बाद में पता चली कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन उस समय यही संदेश आया और जो भी औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे उन लोगों को रूसी क्रांति ने बहुत अट्रैक्ट किया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय पूरा माहौल 1920s का विशेष रूप से पूरा माहौल इस प्रकार का था कि रूस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर भारत को दासता से मुक्त करना है तो।
भगत सिंह के जितने भी रिवॉल्यूशनरी कॉमरेड्स और कंटेम्प्रेरीज हैं, उन्होंने उस समय भगत सिंह को कभी भी कम्युनिस्ट नहीं कहा था। असेंबली बॉम्ब केस में उनके लॉयर रहे असफ अली लिखते हैं कि भगत सिंह पर कम्युनिज्म का कोई गहरा प्रभाव नहीं था। उनके कॉमरेड यशपाल लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह यदि जीवित होते तो वो आज की कम्युनिस्ट पार्टी से अग्री करते। भगत सिंह के लाहौर कॉलेज के रिवॉल्यूशनरी साथी और बाद में 1951 से 1961 तक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे अजय घोष ने 1945 में कहा था कि हम कम्युनिस्ट्स को रिवॉल्यूशनरीज मानते ही नहीं थे। हमारे लिए रिवॉल्यूशन का अर्थ था आर्म्ड एक्शन। भगत सिंह की आइडियोलॉजी को लेकर घोष कहते हैं कि ये कहना कि भगत सिंह एक मार्क्सिस्ट बन गए थे, ये एक एग्जैजरेशन ही है। सत्य तो ये है कि 1951 से पहले, 1951 से पहले हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेफ्ट की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं मिलता कि जो उनको अच्छी दृष्टिकोण से देखता हो। बल्कि जहाँ जहाँ पर यदा कदा क्रांतिकारियों का उल्लेख इनके दस्तावेजों में आया है, तो वहाँ पर वो टेररिस्ट के रूप में आया है और इन लोगों ने इनको टेररिस्ट माना और बोला कि ये इंडिविजुअल हीरोइज़म है जिसका हमारी विचारधारा में कोई स्थान नहीं है। इनका सारा का सारा जो उलट पलट हुई है इनके विचार में, वो 1951 के बाद हुई है और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जो अपनी स्थिति है वो बहुत जिम्मेदार है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सारा सोच 1952 के आसपास बदल दिया। वो ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता को शुरुआत में स्वतंत्रता ही नहीं माना और इस तरह के खूब नारे दिए कि ये आज़ादी झूठी है। इन लोगों को ये पची ही नहीं बात कि एक नॉन वायलेंट या एक कांग्रेस जैसा संगठन देश को आज़ाद कर सकता है या देश को इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस से आज़ादी मिल सकती है। तो और इसीलिए इन्होंने शुरू में भारत के स्वतंत्रता दिवस को नहीं मनाया। इन्होंने भारत के शुरुआत में इन्होंने भारत के संविधान को नहीं माना और ये तेलंगाना में एक संघर्ष चल रहा था और ये सोचते थे कि तेलंगाना वो पहला क्षेत्र होगा जो भारत से आज़ाद होगा। तो लेकिन इस सब दृष्टिकोण के कारण से कम्युनिस्ट पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई। 1950 से पहले या 1947 से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की जो सदस्यता थी करीब 90,000 थी और हम देखते हैं कि 1950-51 में वो 9,000 करके रह गई। 1951-52 की बात है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए स्टालिन ने भारतीय कम्युनिस्टों के एक प्रतिनिधिमंडल को मॉस्को बुलाया और उनको बताया कि आपको अपनी जो सोच है उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि शीत युद्ध शुरू हो गया था और सोवियत संघ ये चाहता था कि भारत उसके साथ आए। तो सोवियत संघ ने जो पहले तेलंगाना मूवमेंट को कहीं से पीछे से सपोर्ट कर रहा था वो सपोर्ट रोक दी और इनको बुलाकर इनको समझाया कि अब आपको भारतीयता के अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ना होगा। और हम देखते हैं कि जैसे 1857 को एम.एन. रॉय ने एक सामंती विद्रोह कहा था। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की और उसमें ये भी था कि इन्होंने पहली बार भारत की स्वतंत्रता को माना। 1952 में ही पहली बार इन्होंने गांधी जी के जन्म दिवस को मनाना शुरू किया और भारतीय संविधान को माना। इस परिवर्तन के बारे में किताब में मैंने डिटेल में लिखा है, उन्हीं के सोर्सेज को यूज़ करके लिखा है कि किस तरह से 1950 के बाद भारतीय इतिहास को अपनाने की प्रक्रिया हुई कम्युनिस्टों के द्वारा और जिस 1857 के विद्रोह को फ्यूडल रिएक्शनरी आउटबर्स्ट कहा गया, कैसे उसको भारतीय आज़ादी का पहला चैप्टर कहा गया और इसी श्रृंखला में अब भगत सिंह को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाए। देखिए, भगत सिंह जो हैं हमारे जन नायकों में बिल्कुल सबसे लोकप्रिय श्रेणी में आते हैं। उनको लेकर किसी के मन में कोई शक शुबा नहीं है और उनकी जो जनप्रियता है वो
भाषा से नहीं बंधी हुई है, वो क्षेत्र से नहीं बंधी हुई है, वो धर्म से नहीं बंधी हुई है। तो भगत सिंह हमारे सबसे पॉपुलर जननायकों में से एक हैं और भगत सिंह का समाजवाद की तरफ झुकाव भी हो रहा था। तो भगत सिंह को एप्रोप्रिएट करने के लिए एक काम शुरू किया गया। एक पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं GM तेलंग, उनको ये काम दिया गया और उन्होंने गोपाल ठाकुर के सूडोनिम से, छदम नाम से एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने बताया, ये किताब 1953 में पहली बार प्रकाशित हुई और उन्होंने बताया कि भगत सिंह मात्र एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बल्कि उनकी जो विशेषता है वो ये विचारों में है और हमें उन्हें एक मार्क्सिस्ट विचारक के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ के बाद से 1953 से पहले आपको भगत सिंह की महिमा मंडन कम्युनिस्टों के द्वारा नहीं मिलेगा और 1953 के बाद आपको पूरी एक श्रृंखला मिलेगी किताबों की। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि भगत सिंह तो शहादत को प्राप्त हो गए 1931 में और भगत सिंह के जो साथी बचे वो ज़्यादातर लोगों को उम्र कैद मिली और वो अंडमान में जेल में उन्हें भेजा गया। तो वहाँ पर पहले से ही मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल काम कर रहे थे और इनमें से ज़्यादातर ने विशेष रूप से बटुकेश्वर दत्त को छोड़ के सभी लोग कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिव मेंबर बन गए और बाद में इन सब लोगों ने अपने संस्मरण लिखे, चाहे वो शिव वर्मा है, चाहे वो विजय कुमार हों और लोग हों। तो उसके बाद से इन लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया और भगत सिंह को मार्क्सिस्ट के रूप में दिखाया। इन सब बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बेडरॉक केवल और केवल देशभक्ति थी और उन पर कई आइडियोलॉजिकल क्रॉस करंट्स का प्रभाव भी था। ये भी निश्चित है कि आज के सेपरेटिस्ट मानसिकता को आगे बढ़ाने वाले कम्युनिस्ट विचारों से भगत सिंह जैसे देशभक्त का कोई मेल नहीं हो सकता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के अमर बलिदान के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और अब समय आ गया है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर देश के युवाओं को बरगलाने वाले प्रयासों को कड़ी चुनौती दी जाए। अगर भगत सिंह जैसे वीर देशभक्त के नाम पर भी आज भारत विखंडन की बात करने वाले विचारक निकलेंगे तो इससे बड़ी विडंबना देश के लिए क्या हो सकती है। विचार कीजिए। धन्यवाद।